जब भी अतीत में जाता हूँ मुर्दों को नहीं जिलाता हूँ, पीछे हटकर फेंकता वान जिससे कंपित हो वर्तमान। अतीत की ध्वनि से वर्तमान को जागृत करने वाले युगचारण कवि रामधारी सिंह दिनकर की आज 112वीं जयंती है। दिनकर का काव्य संकल्प का काव्य है, संघर्ष का काव्य है, आस्था का काव्य है और जिजीविषा का काव्य है। दिनकर की कविता राष्ट्र के जागरण को स्वर देने वाली कविता है, तो वह अपने समय संदर्भों से संवाद करने वाली कविता भी है। दिनकर का बचपन अभावों में बीता था। नंगे पांव रेतीली जमीन पर यात्रा करते हुए वे विद्यालय जाते थे, तो संघर्ष उनके जीवन में भी था और उनकी कविता में भी। 1924-25 में उनकी रचनाएं जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका छात्र सहोदर में छपने लगी। एक किशोर कवि के रूप में दिनकर जाने पहचाने जाने लगे, लेकिन दिनकर का पहला काव्य संग्रह 1928 में बीहट से प्रकाशित हुआ, विजय संदेश शीर्षक से। यह एक लघु पुस्तिका है और इसमें दिनकर का जो राष्ट्रवाद है, दिनकर का जो देश प्रेम है, दिनकर की जो संकल्प शक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। 1929 में उनका खंड काव्य प्रणभंग प्रकाशित होता है, जिसमें महाभारत की एक छोटी घटना को वे काव्यात्मक अभिव्यक्ति देते हुए इस देश की सुप्त जनता को जागृत करने की कोशिश करते हैं। तत्पश्चात 1935 में रेणुका का प्रकाशन होता है। रेणुका के माध्यम से दिनकर प्रसिद्ध होते हैं और जब उनका हुंकार छप कर आता है 1939 में, तो दिनकर एक राष्ट्र कवि के रूप में, एक जागरण के कवि के रूप में, एक महत्वपूर्ण और प्रतिनिधि कवि के रूप में पूरे देश में स्वीकार कर लिए जाते हैं। वे कहते हैं कि सुनूं मैं सिंधु क्या गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूं मैं। कहा जाता है कि दिनकर की कविता में द्वंद्व है। द्वंद्व मनुष्य की वृत्ति ही है। मनुष्य के भीतर जब द्वंद्व चलता है तो उसका संकल्प और गहरा होता है। दिनकर ने कहा है कि सलिल कर हूं कि पारावार हूं मैं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूं मैं, बधा हूं स्वप्न है लघु वृत्त में हूं, नहीं तो व्योम का विस्तार हूं मैं। एक और आजीविका का प्रश्न था दिनकर के सामने। विदेशी सत्ता थी, देश प्रेम मन में उबल रहा था, तो आजीविका परिवार के लिए जरूरी थी। दूसरी ओर जो मुक्तिकामी उनका मन था, वह देश की मुक्ति के लिए बेचैन था। दिनकर पौरुष के कवि हैं तो प्रेम के कवि भी हैं। रसवंती, जिसका प्रकाशन 1940 में होता है, उसमें दिनकर की प्रेम भावना स्पष्ट देखी जा सकती है। दिनकर का सौंदर्य बोध वहां मुखर हो उठा है और इस तरह दिनकर 1940 तक आते आते पौरुष और सौंदर्य के, विद्रोह और प्रेम के कवि के रूप में हिंदी जनता के कंठहार के रूप में स्वीकृत हो जाते हैं। उनकी प्रसिद्धि बढ़ जाती है। फिर जब द्वंद्व गीत आता है तो कहा जाता है कि दिनकर द्वंद्व के कवि हैं, लेकिन द्वंद्व गीत सपना और यथार्थ के बीच का जो द्वंद्व है, जिस द्वंद्व से गुजरकर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, दिनकर उस द्वंद्व को गीत का रूप देते हैं।
द्वंद्व गीत में दिनकर का कवित्व जो है वह पूरी तीव्रता के साथ व्यक्त हुआ है। यह द्वंद्व मानव समुदाय की स्वाभाविक वृत्ति है। फिर जब कुरुक्षेत्र का प्रकाशन होता है 1946 में, दो महायुद्धों की विभीषिका को झेलने के बाद यह प्रश्न हर संवेदनशील मन में उठता है कि युद्ध जरूरी है कि शांति जरूरी है। दिनकर कहते हैं कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो। कुरुक्षेत्र विचार काव्य है। वह एक ऐसे विश्व की परिकल्पना को स्वर देने वाला काव्य है जहां समता हो, जहां सद्भाव हो, जहां मनुष्यता महिमा मंडित हो सके। उसके बाद दिनकर 1950 में लंगट सिंह महाविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष होकर आते हैं। मुजफ्फरपुर में ही वे रश्मि रथी की रचना करते हैं। कर्ण के चरित्र पर आधारित यह प्रबंध काव्य है और जातिवादी व्यवस्था पर, पूंजीवादी व्यवस्था पर, भेदभाव की मानसिकता पर चोट करने वाला यह प्रबंध काव्य है। यह मनुष्य की शक्ति और उसकी विजय यात्रा का भी काव्य है। दिनकर कहते हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दिनकर पत्थर को पानी बना देने की क्षमता मनुष्य में मानते हैं और रश्मि रथी के माध्यम से वे इसे स्वर देते हैं। जब उर्वशी का प्रकाशन होता है तो दिनकर एक संवेदनशील, एक क्रांतिकारी कवि के साथ एक दार्शनिक कवि के रूप में, एक सौंदर्य के चितेरे के रूप में हमारे सामने आते हैं। उर्वशी कामाध्यात्म की कविता है। हमारे ऋषि महर्षियों ने माना है कि काम ही जब साधना से दीप्त हो जाता है, जब मनुष्य की कुंडलनी जागृत हो जाती है, ऊर्ध्वगामी होती है, तो वही काम अध्यात्म में परिणत हो जाता है। दिनकर की प्रेम दृष्टि उर्वशी में पूरी तरह प्रतिफलित हुई है। उर्वशी काव्य नाटक है, उर्वशी प्रबंध काव्य भी है। उर्वशी की भाषा दिनकर की नई काव्य भाषा की ओर संकेत करती है। दिनकर का पुरुषार्थ इसमें बोल उठता है, मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। निसंदेह दिनकर अपने समय के सूर्य थे, जिन्होंने हमारे चिंतन को, जिन्होंने हमारे अतीत के गौरव को अपने काव्य की रोशनी से आलोकित किया था। जब 1962 में चीन ने आक्रमण किया, नेहरू के प्रशंसक थे दिनकर। 1952 में नेहरू जी ने उन्हें राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बनाया था। वे गांधी से भी प्रभावित थे। गांधी पर उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं, बापू उनका संग्रह भी है। लेकिन वही दिनकर जो नेहरू के आभा मंडल से प्रभावित थे, उन्होंने नेहरू की विदेश नीति की निंदा भी की है। उन्होंने परशुराम का आमंत्रण, परशुराम का आह्वान किया है, आमंत्रित किया है। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को याद किया है। दिनकर युद्ध के कवि नहीं हैं, वे प्रबुद्ध कवि हैं। लेकिन जब विदेशी शक्तियां हमारे देश को पदाक्रांत करने के लिए आगे आ रही हों, तो उस समय दिनकर को शांति के गीत अच्छे नहीं लगते हैं।
वे साफ कहते हैं कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। शंकर से कह दो आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। तो उर्वशी पर दिनकर को ज्ञानपीठ सम्मान मिला था। दिनकर गीतकार भी थे। दिनकर की कोमल भावनाएं कैसे गीतों में परिणत हो गई हैं। 1973 में उनकी गीती रचनाओं का संग्रह हुआ था दिनकर के गीत के नाम से। तो दिनकर की 60 कृतियां प्रकाशित हैं। इनमें विषय वैविध्य है, कविताएं भी हैं, प्रबंध काव्य भी है, गीति काव्य भी है, ध्वनि नाटक भी है, आलोचनात्मक पुस्तकें भी हैं, बाल साहित्य भी है, यात्रा संस्मरण भी है, डायरी भी है, संस्मरण भी है, श्रद्धांजलियां भी हैं। दिनकर अर्धनारीश्वर कवि हैं। आधुनिक मनोविज्ञान मानता है कि हर पुरुष में एक नारी होती है और हर नारी में एक पुरुष होता है। दिनकर ने अर्धनारीश्वर की परिकल्पना की है। वह भारतीय दर्शन और मनोविज्ञान से मेल खाता है। दिनकर ने 2 वर्षों तक यहां अध्यापन किया था लंगट सिंह महाविद्यालय में उच्च कक्षाओं में। 1950 में एमए में हिंदी का अध्यापन शुरू हुआ यहां। तो दिनकर ने विद्यार्थियों के लिए काव्य की भूमिका जैसे उपयोगी ग्रंथ की रचना की। संस्कृति के 4 अध्याय के पहले उन्होंने किशोरों के लिए सांस्कृतिक एकता की कहानी भी लिखी थी, हमारी सांस्कृतिक एकता। और संस्कृति के 4 अध्याय हमारे देश में जो 4 परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों को लक्षित करने वाला एक महान गौरव ग्रंथ है। भारत की पूरी जो चिंतन धारा है, भारतीय मनीषा का जो दिव्य रूप है, वह संस्कृति के 4 अध्याय में प्रकट हुआ है। आर्य आए, उन्होंने एक संस्कृति विकसित की। गौतम बुद्ध ने जो आंदोलन किया था व्यक्तिवाद के खिलाफ, समूह को महत्व दिया था, वह दूसरा चरण था हमारी संस्कृति का। इस्लाम जब इस देश में आया, जिसके एक हाथ में नंगी तलवार थी और दूसरे हाथ में ध्वज था, वह कहा कि या तो इस ध्वज के नीचे झुको या कटने के लिए तैयार हो जाओ। दिनकर ने एक शेर के माध्यम से इस मानसिकता को कितना जीवंत स्वर दिया है कि हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही से पूछते हैं वे शहीदे नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसी है। दिनकर अनवरत लिखते रहे। अपने निधन के समय तक वे सक्रिय रहे। उन्होंने जीवन में अभाव भी झेला, भाव की ओर भी आए, विपन्नता भी देखी, संपन्नता के सुख का भी अनुभव किया। लेकिन दिनकर ने कभी मूल्यों के खिलाफ जाकर समझौता नहीं किया। ठीक है कि दिनकर एक राजनीतिक दल के करीब थे, लेकिन वे प्रगतिशील मूल्यों के कवि रहे। उन्होंने कभी किसी दल के लिए प्रचार नहीं किया। वे गांधी से प्रभावित थे तो गांधी पर लिखा, लोकदेव नेहरू जैसा ग्रंथ लिखा, चेतना की शिखा लिखी जिसमें महर्षि अरविंद के महत्व को उन्होंने रेखांकित किया। हमारे देश का बचपन प्रबुद्ध बने, उसका बोध गहरा हो, वह अपनी गौरवशाली परंपरा को जान सके, इसके लिए उन्होंने बाल साहित्य की रचना की। उन्होंने शुद्ध कविता की खोज की। उन्होंने साहित्यमुखी जैसे आलोचनात्मक ग्रंथ दिए। उन्होंने
पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त जैसे हमारे जातीय जीवन के अनिवार्य कवियों का मूल्यांकन किया, इनके महत्व को रेखांकित किया, तो दिनकर क्रांति के कवि हैं। दिनकर जैसे कवि ही देश की आत्मा के साथ संवाद करते हैं और यह कहते हैं, उठ वीरों की भावरागनी, दलितों के दिल की चिनगारी, युग मर्दित यौवन की ज्वाला, जाग जागरी क्रांति कुमारी। तो क्रांति के इस अग्निधर्मा कवि को आज उनकी जयंती के अवसर पर हमारा सादर नमन है। धन्यवाद।